चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है आपका द पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा इस चैप्टर में 3 यूनिट है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 to 20 मार्क्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो देखो आने ही आने हैं बेटा, 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं क्योंकि आपका पेपर एक्स्ट्रा आता है ना। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपका पेपर कभी भी 100 मार्क्स का नहीं आता, 100 मार्क्स से ज्यादा का आता है। 120 मार्क्स का आता है जिसमें से हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट यूनिट पे। पहले इसके यूनिट 1 जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानेंगे और पार्टनर्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है ऑफ ट्रस्ट, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। हम पार्टनर उसी बंदे को बनाते हैं जिसके ऊपर हमें भरोसा है, भरोसा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में ये एक रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड, जो अग्री होते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, जो बिजनेस से आएगा, टू बी कैरिड ऑन, टू बी कैरिड ऑन, और इस बिजनेस को कैरी ऑन कौन करेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है और इस डेफिनेशन के अंदर सारा कुछ है। यूनिट 1 का सब कुछ पहले इस डेफिनेशन में आ जाता है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। रिलेशन किस चीज का, ट्रस्ट का, भरोसे का। अगर हमें एक दूसरे पे भरोसा है तो हम उसको पार्टनर बनाते हैं। क्योंकि आपने अगर लास्ट यूनिट पढ़ी हो पार्टनरशिप एक्ट की जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में आता है, तो उसमें एक पॉइंट आता है लॉस ऑफ ट्रस्ट। अगर पार्टनर्स का एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रहा है तो वो कोर्ट में जाकर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक ये ट्रस्ट है तब तक पार्टनरशिप रहती है, और जब हमें एक दूसरे भरोसा नहीं रहता तो या तो मैं खुद रिटायरमेंट लेके चला जाऊंगा, नहीं तो मैं डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करूंगा। बिटवीन 2 और मोर पर्सन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है बेटा पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, बट यहां पर कंपनी एक्ट के, कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है बेटा 464, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर, किसी भी एसोसिएशन में जो बिजनेस कर रही है, जिसका पर्पस बिजनेस करना है, और उसमें नंबर ऑफ पर्सन, जिसको आप पार्टनर बोलो, आप मेंबर बोलो, कुछ भी बोलो, अगर वो 50 से ज्यादा है और वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी एक्ट में या एनी अदर एक्ट टाइम बिंग इन फोर्स, तो हम उसे इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे और सभी पार्टनर्स की या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी और उन पे पेनल्टी भी लगेगी। तो सेक्शन 464 कहता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। हालांकि देखना जब ये आप सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन में 100 लिखा हुआ है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 100 है 50 है। 100 के आगे एक लाइन और भी लिखी हुई है, और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है एज पर रूल, और कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग अभी 100 नहीं है, कितना है, 50 है। प्रोविजन में कितना लिखा हुआ है, 100, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 100 और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब एज पर रूल होता है, और अभी फिलहाल रूल कितने का चल रहा है, 50 का चल रहा है। तो आपको मैक्सिमम पार्टनर कितने मानने हैं, 50 मानने हैं। ठीक है बेटा। पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है, यहां पर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है।
आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है, एक एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है। क्या माइनर हो सकता है? माइनर हो सकता है, बट इन प्रॉफिट ओनली। माइनर भी हो सकता है, बट वो सिर्फ किस में पार्टनर हो सकता है? सिर्फ प्रॉफिट में हो सकता है, प्रॉफिट के अलावा लॉस में नहीं हो सकता। हु हैव अग्रीड, अग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट होना जरूरी है, इनके बीच में एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इंप्लाइड का मतलब जरूरी नहीं है कि सभी बातें लिखी या बोली जाए, कुछ बातें ऐसी होती है जो इंप्लाइड होती है, ऑब्वियस होती है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल कंडीशन। लॉस शेयरिंग इज नॉट द कंडीशन। अब देखो बेटा, ऊपर वाले पॉइंट में बताया माइनर किस में पार्टनर हो सकता है? प्रॉफिट में। माइनर लॉस शेयर नहीं करता, तो क्या माइनर पार्टनर नहीं है ना? क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयर करना कंडीशन है। अगर कोई पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनर हो सकते हैं, लॉस शेयर करना कंडीशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हो, जिसमें से लॉस सिर्फ 3 पार्टनर झेलेंगे और प्रॉफिट जो होगा चारों में बटेगा, जैसे कि माइनर वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंडीशन, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट दी कंडीशन। बिजनेस इज मस्ट, पार्टनरशिप फर्म उसी पर्पज के लिए बनाई जा सकती है जिसमें प्रॉफिट रिसीव हो। बिजनेस इज मस्ट, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। पार्टनरशिप फर्म को कभी भी चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बनाया जा सकता। चैरिटेबल पर्पज के लिए आप ट्रस्ट बना सकते हो, आप सोसाइटी बना सकते हो, आप कंपनी भी बना सकते हो अंडर सेक्शन 8 के अंदर, बट पार्टनरशिप में अगर आपको आना है, एलएलपी अगर आपको बनानी है, तो बिजनेस इज मस्ट। ओके, अच्छा, ये बिजनेस कैरी ऑन कौन करेगा? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी करेंगे, सभी पार्टनर करेंगे, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। एक तो जो बिजनेस के अंदर पार्ट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। और जो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता उसे हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये एक्टिव पार्टनर क्या हुआ बेटा? हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस, पार्ट इन द बिजनेस ऑफ फर्म। और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? हु डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस। अब बताओ, एक्ट कौन करता है? एक्ट तो एक्टिव पार्टनर करेगा, बट उसके लिए लाइबल कौन होगा? सभी पार्टनर, एक्टिंग फॉर ऑल। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट यूनिट के लिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वन पार्टनर इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन बंदा, फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम इन द नेम ऑफ फर्म। इन द नेम का मतलब क्या होता है? ऑन द बिहाफ। जो काम एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे किया है उसके लिए खुद तो लाइबल है ही है। क्यों? क्योंकि मैंने किया ये काम। एंड अदर पार्टनर्स will be liable to for such acts। और इस काम के लिए सिर्फ वो पार्टनर लाइबल नहीं होगा जिसने काम किया, बाकी पार्टनर्स भी लाइबल होंगे। इन शॉर्ट, पार्टनर जो होता है वो एम्ब्रेस करता है। एम्ब्रेस करना मतलब कवर करना। पार्टनर जो होता है वो 2 कैपेसिटी को कवर करता है। ये प्रिंसिपल भी होता है और ये
एजेंट भी होता है, एजेंट फॉर द एक्ट्स डन बाय अदर पार्टनर्स। और ये प्रिंसिपल भी होता है, सॉरी एजेंट फॉर द एक्ट्स नहीं, एजेंट फॉर अदर पार्टनर, सीधा ये लिखेंगे, ये एजेंट होता है फॉर अदर पार्टनर्स। एक एजेंट अपने काम से किसको लाइबल करता है? अपने प्रिंसिपल को। तो मैं पार्टनर हूं, मैं कोई भी काम करूंगा तो उसके लिए सभी पार्टनर्स लाइबल होंगे। और ये प्रिंसिपल होगा फॉर ऑन एक्ट्स, जो काम इसने किया है, एंड एक्ट्स डन बाय अदर पार्टनर। तो अगर किसी और पार्टनर ने कोई काम किया तो उसके लिए मैं लाइबल हूं, मैं प्रिंसिपल की तरह लाइबल हूंगा, ये माना जाएगा कि वो मेरा एजेंट है, उसने वो काम मेरे बिहाफ पे किया। और कोई काम अगर मैंने खुद किया ही है तो मैं तो लाइबल हूं ही, क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल हूं, क्योंकि काम मैंने किया है अपने लिए। पॉइंट क्लियर? तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सपाउंड करेंगे। तो ये डेफिनेशन में काफी कुछ छुपा हुआ है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, वो क्या है वो समझिए। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, या कहिए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं? तो एक पार्टनरशिप के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1, पार्टनरशिप में एसोसिएशन होती है। पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है? मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बताया था ना। पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हो, बट कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 की वजह से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। नंबर 2, इनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट इंप्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस्ड, एग्रीमेंट में भी इंप्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है? जिसमें वर्ड्स यूज होते हो। एग्रीमेंट में भी रिटन और एग्रीमेंट में भी ओरल। पुराने जमाने में जुबान की वैल्यू होती थी बेटा, आदमियों को शर्म होती थी, इंसानों को शर्म होती थी कि जो मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया, कल को मेरी जुबान झूठी पड़ गई तो मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं, ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। बट सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। मस्ट बी इन राइटिंग जरूरी नहीं है, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, बट कर लेना चाहिए रिटर्न। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और पार्टनरशिप डीड में कोई फर्क नहीं होता। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटर्न में कर लिया जाता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होनी चाहिए, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना लो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। नंबर 3, इसमें बिजनेस होना जरूरी है। इसमें बिजनेस होना जरूरी है, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप कैन नॉट बी डन, पार्टनरशिप कैन नॉट बी डन फॉर चैरिटेबल और सोशल कॉज। चैरिटेबल पर्पस और सोशल कॉज। जो सोशल कॉज के लिए ग्रुप बनाया जाता है उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाता, उसे एसोसिएशन कहा जाता है। आपकी बुक में डिफरेंस करवाऊंगा जब भी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप में और एचयूएफ में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और कोऑनरशिप में क्या डिफरेंस है, और पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क है, यही फर्क है। जब कोई एसोसिएशन बिजनेस के लिए बनाई जाती है तो पार्टनरशिप है। जब कोई एसोसिएशन बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती, किसी सोशल कॉज के लिए बनाई जाती है, तो वो सिर्फ एसोसिएशन कहलाती है बेटा। उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट जो आता है वो आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, प्रॉफिट शेयर करना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट, ये मस्ट है। लॉस शेयरिंग इज नॉट द कंडीशन, लॉस शेयरिंग इज ऑप्शनल। लॉस शेयरिंग करना कंपलसरी नहीं होता, जैसा मैंने माइनर के एग्जांपल में बताया, इज नॉट अ कंडीशन,
या नॉट मैंडेटरी। हां, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 4 पार्टनर और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही क्या मान लिया जाता है, लॉस शेयरिंग रेशो भी मान लिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशो होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है ना, तो मान लीजिए 4 पार्टनर और पार्टनरशिप डीड में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख रखा है, लॉस शेयरिंग रेशो लिख ही नहीं रखा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही क्या माना जाएगा, लॉस शेयरिंग रेशो माना जाएगा। लास्ट कंडीशन, जो सबसे खतरनाक कंडीशन है, वो है म्यूचुअल एजेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। कई बार देखा जाता है कि 2 पर्सन जो है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो है, वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो देखा जाए तो एक तरीके से पार्टनर है, बट नहीं, वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट कार्डिनल, कार्डिनल मतलब फंडामेंटल, कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर एस्टैब्लिशिंग, ये कंफर्म करने के लिए, एस्टैब्लिश करना मतलब यहां पर कंफर्म करना, दी पार्टनरशिप, कि 2 पर्सन के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल कंडीशन है, बट जब तक उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। मैंने इसमें 4 एग्जांपल दिए जो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बुक में दे रखे हैं। एक मैनेजर जो है, मैनेजर जो है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ले रहा है एज रेम्युनरेशन। अब बताओ, क्या ये मैनेजर जो है पार्टनर बन गया? नहीं सर, ये मैनेजर पार्टनर नहीं है। एक मनी लेंडर है जिसने मुझे पैसा उधार दिया है। अब मनी लेंडर जो पैसा उधार देगा, ब्याज तो लेगा, वो कहता मुझे ब्याज नहीं चाहिए, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे देना एज इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट। अब इसमें देखो दोनों पार्टी को फायदा है। जो मनी लेंडर उसका ये फायदा होगा कि बिजनेस की जितनी ग्रोथ होगी उतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पैसा उधार ले रहा है, बोरोवर ले रहा है, उसकी भी एक टेंशन खत्म कि कल को अगर बिजनेस लॉस में चल गया तो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्याज कितना देना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर क्या दूं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर मान लो कल को बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या मनी लेंडर पैसा देगा? नहीं देगा बेटा, वो इंटरेस्ट लिया जाता है, इंटरेस्ट दिया नहीं जाता मनी लेंडर के द्वारा। मनी लेंडर इंटरेस्ट लेता है, तो अगर लॉस है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, बस सिंपल सी बात ये। बट अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का 10% वो लेके जाएगा इंटरेस्ट के तौर पे, वो इंटरेस्ट है। तो ये मनी लेंडर है बेटा, ये पार्टनर नहीं है। को ओनर, को ओनर जो होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। को ओनर इज नॉट अ पार्टनर, ये ध्यान रखना। को ओनर जो होता है वो पार्टनर नहीं है। 2 दोस्तों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग की वैल्यू 5 करोड़ है, 2.5 करोड़ एक दोस्त ने दिए, 2.5 करोड़ दूसरे दोस्त ने दिए, रजिस्ट्री पे दोनों बंदों का नाम आएगा। अब उस बिल्डिंग से जो रेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों में बटेगा। बट क्या यहां पर दोनों दोस्त एक दूसरे के एजेंट हैं? सपोज मिस्टर ए जो है वो बैंक से लोन ले लेता है 10 लाख का, तो क्या उसको चुकाने के लिए मिस्टर बी लायबल होगा? नहीं, मेरा उस लोन से क्या लेना देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये को ओनरशिप का केस बनता है बेटा। को ओनर पार्टनर्स नहीं होते, को ओनर जो होते हैं वो पार्टनर नहीं होते। को ओनरशिप अलग कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बेटा आपको। आपके क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के 2 आंसर है कि 2 दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी को 5 दिन अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं और 2 दिन वो किराए पे चला देते हैं। ओला उबर चलती है ना, जैसे आजकल रैपिडो वगैरह है इस टाइप में, उससे जो इनकम आती है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो बताओ ये क्या पार्टनरशिप है? तो इसके 2 आंसर दे रखे हैं बेटा कि अगर कार को उन्होंने टैक्सी के तौर पे यूज करना शुरू किया है, भले ही हफ्ते में 2 दिन, बट बिजनेस तो बिजनेस होता है, ठीक है ना। पार्ट टाइम बिजनेस बोल दो एक तरीके से इसने, कि पार्ट टाइम बिजनेस है इनका, कि हफ्ते में 2 दिन हम इसको गाड़ी को टैक्सी के तौर पे यूज करेंगे। तो ये बिजनेस है और ये आपस में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो ये पार्टनर है। जबकि इसका ऑल्टरनेट आंसर जो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता वो भी दिया हुआ है कि सिंस ये एक को ओनरशिप का केस बन रहा है कि हम इस गाड़ी को पर्सनली यूज करेंगे और पर्सनल यूज ज्यादा है, और कभी कभी हम इस एसेट को किसी को किराए पे दे देंगे, जो किराया आएगा बांट लेंगे, तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग नजर आ रही है।
और जहां पर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग होती है वो को ओनरशिप का केस होता है, पार्टनरशिप का केस नहीं होता। तो इसके दोनों आंसर है बेटा। अगर आप इसको बिजनेस मानते हो, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप है। आप कहते हैं बिजनेस का केस नहीं है, ये तो किसी कॉमन एसेट से अराइज हो रहा प्रॉफिट है, जो ऑब्वियस सी बात है को ओनर्स में शेयर होगा। तो यहां पर आप म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग मान रहे हो, जिसकी वजह से फिर ये पार्टनरशिप नहीं है। पर्सनली मुझे फर्स्ट वाला आंसर ज्यादा ठीक लगता है कि मैं इसको बिजनेस ट्रीट करूंगा, मैं इसको म्यूचुअल एजेंसी मान रहा हूं और इसलिए पार्टनर है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहां से। और फोर्थ केस क्या आता है कि एक पार्टनर जो है वो मर गया, ठीक है। अब हिसाब से यानी कि जनरली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट बाकी पार्टनर जो होते हैं वो उसके लीगल हियर के पास जाते हैं या उसकी वाइफ के पास जाते हैं जो पार्टनर मर गया है, कि भाभी जी देखो जाने वाले को कौन रख सकता है, बट हम आपको पेमेंट कर देते हैं और फर्म बंद मत करो, आप हमें ये फर्म चलाने की परमिशन दे दो और हम इसके बदले में 5% का नेट प्रॉफिट आपको हर साल देते रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने हमें परमिशन दे रखी है बिजनेस चलाने के लिए। तो बताइए, ये एक तरीके से गुडविल की सेल हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया जाता है, जो डिसीज्ड पार्टनर का लीगल हियर है उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है एज रॉयल्टी कह लो आप। तो बेटा ये चारों ही केस में ये पार्टनरशिप का केस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है। म्यूचुअल एजेंसी, कल को ये फर्म अगर लॉस में जाती है तो क्या लीगल हियर पैसा देगा? नहीं देगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है और ना वो बिजनेस में पार्ट लेता, ठीक है बेटा। तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो इसी से मिलता जुलता है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। हमें कैसे पता लगेगा कि दो पर्सन के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है? कहते सर टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करने की 3 कंडीशन है। इनफैक्ट 3 नहीं है बेटा, 5 ही है। ऊपर वाले जो एलिमेंट है वही देख रखे इन्होंने। पहली कंडीशन क्या है, इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ऊपर जो 5 एलिमेंट करवाए, पहले एलिमेंट क्या था? एसोसिएशन, यानी कि ये इसमें मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, ये चीज इन्होंने यहां लिख दी। और दूसरी कंडीशन क्या थी? इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या लिख रखा है? इनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ लॉस भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ लॉस होना जरूरी नहीं होता, प्रॉफिट शेयर होना जरूरी होता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन या एसेंशियल कंडीशन टू कंफर्म या टू एस्टैब्लिश वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट। ये जानने के लिए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है तो पार्टनरशिप होने के पूरे चांसेस है। बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव मतलब फाइनल एविडेंस नहीं है कि अगर 2 बंदे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में पार्टनरशिप होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस टू एस्टैब्लिश द पार्टनरशिप, कमेंट। तो अपने को यह लिखना है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। जहां शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है चांसेस है कि पार्टनरशिप हो, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि उनके बीच में पार्टनरशिप होगी। जैसे मैंने ये 4 केस करवाए अभी, इन चारों केसेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है बट ये पार्टनर नहीं है। तो फिर कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन या कहिए कंक्लूसिव एविडेंस कि पार्टनरशिप है या नहीं है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंक्लूसिव एविडेंस। अगर 2 बंदों के बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप है, बट 2 बंदे एक दूसरे के अगर एजेंट है कि मैं कुछ भी करूंगा तो तुम लाइबल और तुम कुछ भी करोगे तो मैं लाइबल, तो यस दे आर पार्टनर। तो ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए।
तो ये अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है और फिर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। तो बेटा डिपेंड करता है आप किस बेस पर पूछ रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम, टेन्योर, या ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब बिजनेस होता है बेटा। आपने वर्ड सुना होगा जॉइंट वेंचर। वेंचर का मतलब, एडवेंचर का मतलब बिजनेस होता है जिसमें रिस्क हो। हर बिजनेस में रिस्क होता है बेटा, कोई बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन बात करूं तो पार्टनरशिप जो होती है बेटा वो दो तरह की होती है, एक फिक्स पार्टनरशिप और एक कॉन्टिन्यूअस पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पार्टनरशिप और दूसरा पार्टनरशिप एट विल। आपने सुना होगा, इसके बारे में बहुत सुना होगा, पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, हमारी पार्टनरशिप कितने साल तक रहेगी वो हम मेंशन कर देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, एग्जांपल आपने लिख दिया 2 साल तक हम पार्टनर रहेंगे, 3 साल तक हम पार्टनर रहेंगे, इज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट। ओके, जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, तो ऐसा नहीं है कि जब ये ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाएगी तो हमें पार्टनरशिप छोड़नी ही पड़ेगी, हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो पार्टनर्स आपस में मीटिंग करते हैं कि भाई देखो 4 साल के लिए पार्टनरशिप थी भैया अपनी, 4 साल तो हो गए पूरे, अब क्या करना है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू दी पार्टनरशिप, कि यार ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, या फिर हम फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे कि नहीं बंद करो, पैसा बांट लो जो बनता है और घर चलो अपने अपने, डिसॉल्व दी फर्म। दोनों ऑप्शन होते हैं जी आपके पास, दोनों में से एक ऑप्शन। देखो अगर डिसॉल्व कर दिया तो बात ही खत्म है बेटा, बट अगर आपने डिसाइड किया कि हम फर्म कंटिन्यू करेंगे तो कितने टाइम तक, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो 4 साल तो पूरे हो चुके, अब पता नहीं फर्म कितने साल तक चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा आया पार्टनरशिप एट विल, जिसमें या तो ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, नो ड्यूरेशन इज मेंशन्ड, हमने ड्यूरेशन को मेंशन ही नहीं कर रखा, या फिर ड्यूरेशन मेंशन थी बट वो एक्सपायर हो चुकी है, ड्यूरेशन एक्सपायर्ड एंड पार्टनर डिसाइड्स टू कंटिन्यू द फर्म, हम फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ये वाला केस कि देखो एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन हो चुका है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी फिक्स पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो गई है, पार्टनरशिप एट विल। इसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बदलाव। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, हमारी फर्म में बदलाव आ गया। पहले हमारी पार्टनरशिप जो है वो फिक्स हुआ करती थी और उसके बाद हमने पार्टनरशिप फर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, एट विल पे कन्वर्ट कर दिया। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है नोटिस देके, और इस फर्म को कभी भी बंद भी किया जा सकता है एट विल। विल का मतलब है जब तक इच्छा है पार्टनर रहो, तो जब आपकी इच्छा खत्म हो जाए नोटिस दे देना, आपको जाना है तो आप जाओ, ये फर्म बंद करनी है तो फर्म बंद कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एडवेंचर अगर मैं बात करूं, एडवेंचर मतलब बिजनेस, तो बेटा 2 तरह की पार्टनरशिप होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप।
जनरल पार्टनरशिप का मतलब है बेटा कि हम एक ऐसे बिजनेस के लिए पार्टनर बने हैं जो बिजनेस कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, जो बिजनेस एक कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, बिजनेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस नेचर। तो हमारा बिजनेस जब तक चलेगा तब तक हम पार्टनर रहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम दो दोस्त हैं जो आपस में पार्टनर बन गए और हम स्टील की ट्रेडिंग किया करेंगे, स्टील खरीदेंगे बेचेंगे, फिर खत्म हो गया माल फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे, फिर खत्म हो गया माल फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे। कब तक करोगे सर ऐसा? भाई जब तक इच्छा है करते रहेंगे। तो ये बिजनेस कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, माल आता रहेगा बेचते रहेंगे, माल आता रहेगा बेचते रहेंगे। ओके, बट मान लीजिए हमें कोई एक स्पेशल मौका मिला है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, और ये जैसे ही बिजनेस कंप्लीट होगा उसके बाद पार्टनरशिप हमें खत्म करनी पड़ सकती है। बिजनेस नॉट ऑफ कॉन्टिन्यूअस नेचर। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्तों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उन्होंने कहा जो 2027 में 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उस वर्ल्ड कप के स्टेडियम, जहां जहां वर्ल्ड कप के मैच होंगे उस स्टेडियम के बाहर हम कैप और टी शर्ट बेचा करेंगे इंडिया की छपी हुई, ताकि हमारी सेल अच्छी हो। क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो सभी बंदे क्या करते हैं, वो अपनी अपनी टीम की टी शर्ट खरीदते हैं, कैप खरीदते हैं, उनको चीयर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। कहते हैं यार धंधा बड़ा अच्छा है, टी शर्ट आएगी 200 रुपए की, बेचेंगे 1000 रुपए की, उसके ऊपर इंडिया का लोगो लगा देंगे और कैप के ऊपर इंडिया का लोगो लगा देंगे, बेचेंगे यार। तो ये बिजनेस उन्होंने कब तक करने की सोचा है? जब तक वर्ल्ड कप चलेगा। तो जैसे ही 2027 का वर्ल्ड कप खत्म होगा हम दोनों पार्टनर आपस में बैठेंगे, हिसाब करेंगे कितने के टी शर्ट लाए थे भाई, और उसके ऊपर प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आई, ठीक है, बेचने पे कितना खर्चा और नेट प्रॉफिट कितना बचा है, वो आपस में बांट लेंगे और अपने अपने घरों लेंगे। ये होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें बिजनेस कॉन्टिन्यूअस नेचर का नहीं होता। जैसे ही बिजनेस कंप्लीट होगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही बिजनेस कंप्लीट होगा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे या फिर हम फर्म को कंटिन्यू कर लेंगे फॉर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू एडवेंचर, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस। तो जैसे ये 2027 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट बांटा कि यार 12-12 लाख का प्रॉफिट बच गया, अब क्या करें, कुछ नहीं, घर चलो अपने, हो गया बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप खत्म। बट पार्टनर कहता है कि यार अब वर्ल्ड कप आएगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद IPL आएगा, ये काम तो हम इन प्रोजेक्ट में भी कर सकते। कहता हाँ यार बढ़िया प्रॉफिट है, आप कंटिन्यू कर लो इसको, हमें क्या दिक्कत है। काफी बच्चों को ये कैसी लगेगी, पार्टनरशिप, फिक्स पार्टनरशिप जैसी लगेगी। हाँ बेटा ये फिक्स पार्टनरशिप ही है, बट अगर टाइम के हिसाब से पूछोगे तो नाम चेंज हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड फिक्स पार्टनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब तक ये पर्टिकुलर बिजनेस है तब तक पार्टनर है, जैसे ये पर्टिकुलर बिजनेस खत्म हो जाएगा हम पार्टनर नहीं रहेंगे, या हम डिसाइड करेंगे हमें नया प्रोजेक्ट उठाना है या नहीं उठाना। ये फर्क है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स पे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला पार्टनर हमने पढ़ लिया एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ये वो पर्सन है जो बिजनेस में पार्ट लेता है, हु टेक्स पार्ट, हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस या मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, जब ये रिटायर होता है या जब इसकी एक्सपल्शन होती है, इसको बाहर निकाला जाता है, जब खुद ये छोड़ के चला जाए या इसको फर्म से निकाल दिया जाए, तो पब्लिक नोटिस जरूर दे देना बेटा, पब्लिक नोटिस बाय फर्म शैल बी गिवन, शैल बी गिवन। फर्म को एक पब्लिक नोटिस देना चाहिए, अखबार में छपवा देना चाहिए कि आज के बाद ये बंदा हमारा पार्टनर नहीं है, ये फर्म के ब्याह पर अगर कोई भी डील करने आता है तो हमारी फर्म इसके लिए लायबल नहीं होगी। ये पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए, पॉइंट ठीक। सेकंड पॉइंट आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पार्टनर में कौन होता है? हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट,
डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस या मैनेजमेंट, ये सिर्फ पैसा लगाता है और अपने घर बैठा होता है। साल के एंड पे आऊंगा, मुझे बता देना भाई कितना प्रॉफिट है मेरा और लाओ मुझे प्रॉफिट दे दो, ठीक है। ये जब रिटायरमेंट लेता है या जब इसका एक्सपल्शन होता है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्म के बिहाफ पर कोई एक्टिविटी पहले भी नहीं करता था, तो ये बताने की क्या जरूरत है कि ये हमारा पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर था और ये आज के बाद हमारा पार्टनर नहीं, क्योंकि फर्म के बिहाफ पर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, तो फर्म को कोई डर ही नहीं है। थर्ड पार्टनर जो आता है वो आता है नॉमिनल पार्टनर। बेटा नॉमिनल पार्टनर बनना इलीगल होता है, ये एक इलीगल टर्म है, समझिए बेटा। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉर्मली जो पार्टनर बनता है, नॉर्मल पार्टनर जो होता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो, वो कंट्रीब्यूट करता है फर्म के अंदर, वो फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल और स्किल इन फर्म। या तो फर्म में पैसा लगाएगा या वो अपना स्किल, फॉर एग्जांपल देखो मैं पढ़ाता हूं बेटा, अब मुझे मेरा कोई दोस्त कहता है भाई पार्टनर बन जाते हैं, सिर्फ तू पढ़ा, पैसा मैं लगाऊंगा और जो प्रॉफिट आएगा आधा आधा बांट लेंगे, तो वो तो पैसा लगा रहा है, मैं क्या लगा रहा हूं, मैं अपना स्किल लगा रहा हूं। तो स्किल कंट्रीब्यूशन भी क्या बना देता है, बंदे को पार्टनर बना देता है। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में आपको कैपिटल ही लगानी पड़े, अगर आप स्किल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो भी आपको पार्टनर बना देगा, ठीक बात है। नॉमिनल पार्टनर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है बेटा, नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। ना वो कैपिटल लगाता और ना वो स्किल लगाता, ठीक है। वो सिर्फ अपना नाम उधार दे रहा है, लेंड्स हिज नेम ओनली। इसका फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट इन दी फर्म। इंटरेस्ट मतलब हिस्सा, बेनिफिट। मेरा फर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ फर्म को अपना नाम दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई कजन है, वो कहता भाई मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कहता हूं कर लो, बहुत अच्छी बात है। कहता भैया मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं कहता हूं भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है, ना मेरे पास पैसा ना मेरे पास टाइम कि मैं आपकी फर्म में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। वो कहता भैया आपके पास है ना मल्टीपल डिग्रीज है, आप सीए भी हो, आप सीएस भी हो, आप सीडब्ल्यू भी हो, आप एलएलबी भी हो, एमबीए भी हो, डीसा भी हो, सीसा भी हो, आपने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। तो अगर आप मेरा पार्टनर, आप मेरे पार्टनर बन जाते हो, तो मैं ना बच्चे अट्रैक्ट कर लूंगा कि मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जिसके पास मल्टीपल डिग्रीज है। मैं कहता हूं देख भाई अगर मेरे नाम से तेरे को बेनिफिट मिलता है तो यार दिखा दे मुझे पार्टनर, बट ना मैं पैसा लगाऊंगा ना मैं कभी पढ़ाने आऊंगा। वो कहता है ओके। अब ऑन पेपर मैं पार्टनर हूं, देखो मैंने खुद अपना नाम उसको अलाउ कर दिया कि यूज कर लो, बट ये गलत है। पार्टनर तभी बनना चाहिए जब आप कैपिटल लगाते हो या फिर स्किल कंट्रीब्यूशन करते हो। तो ऐसा नॉमिनल पार्टनर जो है, मान लीजिए कल को मेरे कजन ने बैंक से अच्छा खासा लोन ले लिया और उसके बाद वो फरार है, तो नॉमिनल पार्टनर लाइबल होगा या नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल लाइबल हो जाएगा, क्योंकि इलीगल काम करोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। नॉमिनल पार्टनर कैन बी हेल्ड अनलिमिटेड लाइबल, कैन बी हेल्ड लाइबल। वो लाइबल तो होगा क्योंकि आपने अपना नाम उसको अलाउ कर रखा है यूज करने के लिए, बट कैन नॉट। अब मान लीजिए कल को मेरे कजन ने अच्छा खासा एडमिशन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या मैं उस प्रॉफिट में शेयर मांग सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि आपने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रखा। कैन नॉट क्लेम एनी शेयर इन दी फॉर्म, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये सजा है बेटा आपके लिए। नॉमिनल पार्टनर बनना इलीगल होता है और गलत काम करोगे तो फायदा नहीं मिलता, सजा ही मिलती है। तो प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं और लॉस हो गया तो उसके लिए आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी भरनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्टनर पे, इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर।
इनकमिंग पार्टनर क्या होता है बेटा? इनकमिंग पार्टनर एक न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर जो एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन करता है। एक फर्म जो ऑलरेडी बनी हुई है उसमें एक नए पर्सन को ऐड किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के आप ऐड नहीं कर सकते। आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है? जो फर्म छोड़ के चला गया बेटा, लीव्स द फर्म, और फर्म जो है वो कंटिन्यू कर लेगी। अब इसके 4 केस बनते हैं बेटा। एक पार्टनर छोड़ के चला गया, कहां चला गया? उसकी डेथ हो गई है सर, डेथ हो गई है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या उसने रिटायरमेंट ले ली है, या उसका एक्सपल्शन हो गया है, हमने उसको निकाल दिया है। ये सारे के सारे पॉइंट हम यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। डेथ के केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, अगर वो रिटायरमेंट लेता है क्या होगा, और एक्सपेल करना है तो कैसे एक्सपेल करना होता है, और एक्सपेल करने के बाद उसका क्या होगा। ये सारे केसेस हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। अगला जो पार्टनर आता है वो आता है पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस यूनिट का। इसमें बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक का सीधा सीधा लिंक यूनिट 2 से भी है। चलो पहले हम करते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, एस्टोपल, रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई होता है कि अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो और सामने वाले ने उसको सच मान लिया है तो बाद में आप उस झूठ के लिए लाइबल हो, आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि मैंने तो झूठ बोला था। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन को लेकर झूठ बोल रहे हो किसी के सामने और वो दूसरा बंदा ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है तो थर्ड पार्टी से क्या मान लेगी, सच है, नहीं तो बंदा ऑब्जेक्ट कर लेता। ठीक है, तो उस केस में भी दोनों बंदे, जो झूठ बोल रहा है वो और जिसके लिए झूठ बोला जा रहा है वो भी, दोनों लाइबल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ एस्टोपल यहां भी अप्लाई होता है। व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स अदर पर्सन एज his partner and, यहां पर एंड की बजाय इनफैक्ट he is not a partner। रियल में वो पार्टनर नहीं है बट उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज पार्टनर, एंड सच पर्सन does not object on such false representation। और वो दूसरा पर्सन जो है इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं तो एम्प्लॉई हूं, या मैं इसका दोस्त हूं, मैं पार्टनर नहीं हूं। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी, इन दो के अलावा जो भी बंदा होगा उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी, believes on such false statement and acts with firm। ठीक है, दोबारा देखो, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को एज पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे। थर्ड पार्टी ने बिलीव कर लिया इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे और वो फर्म के साथ एक्ट कर लेता है, मतलब फर्म को पैसा उधार दे देता है, सामान उधार दे देता है। देन बोथ पर्सन, बोथ कौन हुए बेटा, पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जिसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है वो, एंड पर्सन हु डज नॉट ऑब्जेक्ट, हु डिड नॉट ऑब्जेक्ट, डज नॉट नहीं, हु डिड नॉट ऑब्जेक्ट, जिसने ऑब्जेक्ट नहीं किया।
वो दोनों क्या होंगे, विल बी लाइबल टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब इसमें एग्जाम में जो दो एग्जाम्पल लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, समझिए कि मिस्टर ए जो है वो ओनर है एक बिजनेस के, और मिस्टर बी जो है वो इसका मैनेजर है। अब बताइए क्या मैनेजर पार्टनर होता है? नहीं होता। सी नाम का एक पर्सन है जो कि मनी लेंडर है, जो पैसे उधार देने का काम करता है। ए ने इंट्रोड्यूस किया बी को, मिलवाया उससे, इंट्रोड्यूसेस बी एज पार्टनर, कि ये मेरा पार्टनर है, जबकि देखो रियल में पार्टनर है ही नहीं। और बी जो है वो सी के सामने ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, देखो उसके सामने इसको क्या कर रहा है, वो पार्टनर शो कर रहा है, और इसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, डज नॉट ऑब्जेक्ट। ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। और मनी लेंडर ने गेव ₹10 लाख एज क्रेडिट या लोन टू ए और बी। अब बताओ ए को दे दिया तो बी लाइबल है, और कल को बी अगर इससे पैसा उधार ले आया तो ए लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो तुम दोनों क्या थे, पार्टनर थे। तो जो पार्टनर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो भी लाइबल हो जाएगा, और जिसके सामने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वो भी लाइबल हो जाएगा। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, समझिए। ये यूनिट 2 से लिंक है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है जो यहां बनी थी, इसमें 4 पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। कुछ टाइम के बाद यहां पर डी जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर्स, बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट नहीं दिया गया। तो बेटा दुनिया की नजर में तो तुम आज भी पार्टनर हो। डी ने रिटायरमेंट ले लिया, ये बात किसको पता है? ए बी सी तीनों को पता है, और डी को खुद को पता है, बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पब्लिक को तो नहीं पता। अब इस तारीख के बाद, आपकी रिटायरमेंट के बाद, ई नाम का एक मनी लेंडर है, उसने लोन दे दिया टू फर्म और गेव लोन टू डी, यहां पर फर्म का मतलब एबीसी, और गेव लोन टू डी इन द नेम ऑफ फर्म। डी गया और उसने कहा फर्म के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, उसने दे दिया। ई को क्या पता ये रिटायरमेंट ले चुका है? नहीं ना। तो अगर उसने फर्म को लोन दे रखा है तो डी लाइबल, ये डी लाइबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने लोन दिया है डी को तो फर्म लाइबल हो जाएगी। फर्म मतलब अब कितने बंदे बच गए फर्म में? एबीसी। तो ये रूल है बेटा। तभी फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया था, एक्टिव पार्टनर जब भी रिटायरमेंट लेता है, उसका एक्सपल्शन होता है, पब्लिक नोटिस देना चाहिए। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो डी इज पार्टनर बाय एस्टोपल until public notice is given। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे दुनिया की नजर में आप पार्टनर हो। तो डी ने अगर कोई एक्टिविटी की है तो पार्टनर के तौर पे कर रहा है तो फर्म लाइबल है, और फर्म ने अगर कोई एक्टिविटी कर दी मतलब एबीसी ने कर दिया तो डी यानी जो वो पार्टनर है तो वो भी लाइबल होगा। लास्ट जो आता है 7th नंबर ऑफ पार्टनर, ये आपका आता है सब पार्टनर। when से स्टार्ट नहीं करेंगे। शेयर इन पार्टनरशिप फर्म, शेयर इन पार्टनरशिप फर्म इज द प्रॉपर्टी, इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक फर्म में 4 पार्टनर है, चारों इक्वल पार्टनर है, और उसमें से एक पार्टनर मैं हूं। तो मैं फर्म में पार्टनर हूं, 25% का पार्टनर, 25% का पार्टनर हूं, तो 25% मेरा फर्म में क्या है? शेयर है, हिस्सा है।
ओके, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट लिख दिया गलती से मैंने, प्रॉपर्टी आएगा बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि दैट इज इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। मैं इसको ट्रांसफर करना चाहूं, बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर्स his entire share or part of the share अगर कोई पार्टनर अपना पूरा 25% का हिस्सा, मेरे एग्जांपल में 25% है, पूरा हिस्सा किसी को बेच देता है, या पार्ट, फॉर एग्जांपल 25% में से 15 में बेच देता हूं, 10 में रख लेता हूं, टू एनी अदर पर्सन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर, मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी 25%, मैं अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे उसको बेचूं तो बेच सकते हो। देन इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ सब पार्टनरशिप, तो ये सब पार्टनरशिप का केस बन गया है। इसके बारे में डिटेल में यूनिट 2 में आएगा, बट मैं आपको यहीं करवा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ये इनकी फर्म है, चारों इक्वल पार्टनर है, तो डी ने अपना 25% शेयर में से इन फर्म में 15% का शेयर बेच दिया, 15% शेयर सोल्ड टू मिस्टर ई। इसको पैसों की जरूरत थी, इसने मिस्टर ई को अपना शेयर बेच दिया, तो हु इज डी? डी इज कॉल्ड ट्रांसफरर, डी इज कॉल्ड ट्रांसफरर, एंड हु इज ई? ट्रांसफरी। ठीक है, ई इज नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, ई इज नॉट द पार्टनर ऑफ फर्म, ये फर्म का पार्टनर नहीं है, क्योंकि फर्म में किसी भी पर्सन को पार्टनर कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो यहां पर अभी किसी की कंसेंट ली नहीं गई है, एबीसी कंसेंट नहीं ली गई है, तो मैं क्या हूं? यू आर द पार्टनर, ई इज द पार्टनर ऑफ डी, यानी कि आप पार्टनर के पार्टनर हो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड सब पार्टनर। तो ये फर्म के बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना, कैन नॉट टेक पार्ट, क्यों? इन फर्म, क्यों? क्योंकि आप हमारी फर्म के पार्टनर नहीं हो, आप डी के पार्टनर हो, आपको जो भी बातचीत करनी है डी से करो। फर्म जो साल के एंड पे प्रॉफिट का हिस्सा आएगा वो किसको देगी? डी को देगी, और डी उसमें से 15% किसको देगा? ई को देगा। कल को फर्म अगर बंद हो जाती है तो डी को हम 25% कंप्यूट करके दे देंगे, और डी उसका 15% किसको ट्रांसफर कर देगा? ई को ट्रांसफर कर देगा। तो इट इज अ केस ऑफ सब पार्टनरशिप, नॉट ऑफ पार्टनरशिप। E is not the partner of the firm, he is the partner of partner, that is why he is called सब पार्टनर। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में हम यूनिट 2 में जाएंगे, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके क्या क्या राइट होते हैं, तो वहां पर इस पॉइंट को हम रिपीट भी कर लेंगे। ये यूनिट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डिफरेंसेस जो है पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या है, डिफरेंस पार्टनरशिप एचएफ में क्या है, वो आपको पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं करवाऊंगा। अभी आगे चलते हैं, यूनिट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है।